कश्मीर में अब बुलेट और बैलेट की जंग शुरू हो चुकी है। घाटी में होने जा रहे डीडीसी चुनाव, घाटी में होने जा रहे चुनाव जम्मू कश्मीर में, और लोकतंत्र की बहाली से पाकिस्तान के आतंकी घबराए हुए हैं कि कैसे भी चुनावी प्रक्रिया को रोकना वो चाहते हैं। 4 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है आज, 4 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले जम्मू के आईजी ने कैसे आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, वो कैसे समझा रहे थे। आतंकवादियों को भी मौका दिया गया, मतलब खासकर गुपकार गैंग और उन लोगों को जो सेना पर सवाल खड़े करते हैं, उनको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। दिखाइए वो तस्वीरें। आईजी हैं जम्मू के। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए रेड बटन दबाना है। नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आप सोचिए ना, सुरक्षा बलों का, सेना का मानवीय चेहरा। ये लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं, और हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा देखिए। आतंकियों को भी मतलब समर्पण का या सरेंडर का मौका दिया जा रहा है। वो आतंकवादी जो खून खराबे के इरादे से आए हैं, जो एक बार को नहीं सोचेंगे, लेकिन उनको भी सरेंडर करने का मौका। लेकिन उसके बाद जो हुआ वाली तस्वीरें दिखाइए। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं जिसमें एक एक करके ब्लास्ट हो रहा है, पूरी फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए, फुल एम्बियंस के साथ, कैसे एक एक करके ब्लास्ट हुए, इसके अंदर वो आतंकवादी। दौड़े ट्रक ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो ना होने दिया जाए। लेकिन रात को क्या हुआ था, देर रात सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास जम्मू के नगरोटा के टोल नाका पर क्या हुआ था वो भी सुनिए। गोलियों की आवाज आपको सुनाई देगी। आपको सर रक्षक पे जो इधर आपको सर रक्षक पे जो इधर दरअसल पुलवामा पार्ट 2 करना चाहते थे, संभवतः उड़ी रिपीट करना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन घाटी में हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से एक बहुत बड़ा आतंकी हमला टल गया। ये लोग परेशान है घाटी में अमन से, चैन से। ये लोग परेशान है कि घाटी में चुनाव कैसे हो रहा है, सब कुछ शांत कैसे है। इसलिए पाकिस्तान मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद कश्मीर में 4 आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नतीजा ये कि 4 आतंकवादी अब 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। जहन्नुम जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन कितना असला बरामद किया गया ये देखिए। ये वो 11 AK-47 राइफल्स बरामद की गई हैं। 11 AK तबाही का सामान, विस्फोटक इनके पास से, AK-47 राइफल, कई सीरीज AK सीरीज की कई राइफल्स इनके पास से मिली है भारी मात्रा में। मतलब इनकी योजना बहुत बड़ी थी। मेरे साथ MS बिट्टा इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिट्टा साहब, इन्हीं तस्वीरों पर आपका कमेंट। तबाही, मतलब बहुत बड़ी तबाही ये लोग मचाना चाहते थे, और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई या मुस्तैदी की वजह से बच गए, बाल बाल बच गए कश्मीर के लोग, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर। मुझे आंखें पिक्चर का पुराना गाना याद आता है। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहगार हैं आंखें। अमन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम इतने दिनों से, इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं। क्या पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल, 11 साल के अंदर पठानकोट की दीनानगर की घटना को छोड़ करके क्या पार्लियामेंट की घटना हुई, क्या 26/11 की घटना हुई, क्या दिल्ली के अंदर जगह जगह ब्लास्ट हुए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी
नरेंद्र मोदी जी की, होम मिनिस्ट्री की, उसने ये साबित कर दिया कि हमने आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। और एक पुलवामा की घटना की थी ना उन्होंने, पुलवामा हमें क्या दे गया? पुलवामा हमें सर्जिकल ऑपरेशन देगा, ठोक के मारे 700 के करीब और 370 धारा हटी। ये आए, हमारी दिवाली लगातार, हमने यहां तो नहीं दिवाली मनाई हिंदुस्तान के अंदर इस बार कोरोना के कारण, पर हमारी दिवाली जब शुरू हुई है, इनकी चौकियां तबाह की, हमारी दिवाली रोज ये पाकिस्तानी आतंकवादी, ये आईएसआई के भेजे हुए गुंडे आतंकवादियों के खिलाफ रोज मनाई जाएगी। और आप रोज देखते हैं, आप डिटेल निकालिए कितने जवान अब तक इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और इनको ठोक ठोक के मारा, काट के मारा। आज हिंदुस्तान 2020 का भारत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। बिट्टा साहब एक मिनट रोक रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त की, एनकाउंटर नगरोटा एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर है। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। 4 आतंकवादियों को, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन समय रहते इनका एनकाउंटर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को, सेना को सलाम नमन करने का आज दिन, उनकी वजह से, उनकी मुस्तैदी की वजह से ये आतंकवादी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शेष पॉल वैद साहब मेरे साथ हैं। एसपी वैद साहब, बड़ी तैयारी थी इन लोगों की, बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद सब कुछ मिला है। मतलब समय रहते इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से बच गए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा प्लान था पाकिस्तान आईएसआई का और जैश ए मोहम्मद का। जिस तरह का असला बारूद मिला है, 11 AK सीरीज राइफल, बहुत ज्यादा नंबर होता है, और 30 ग्रेनेड मिले हैं लाइव। और इतने ही मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों पर फेंके भी हैं। और आप इमेजिन करें, 3 पिस्टल, कितना असला बारूद लेकर ये जा रहे थे। इनका कोई प्लान था एक और पुलवामा करने का। इनका प्लान था ताकि ये जो डीडीसी की इलेक्शंस आ रही हैं वो ना हो। और मैं समझता हूँ वक्त आ गया, एक न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में एक डिस्प्ले करना चाहिए पाकिस्तानी जो मटेरियल वहां से आता है, और सारी दुनिया को ये दिखाना चाहिए पाकिस्तान का असली चेहरा। जब वो कश्मीर की बात करता है, उनको ये दिखाना चाहिए कि ये पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा इफ्तिखार। मिसगर साहब, एसपी वैद साहब को आपने सुना कि पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, लेकिन कश्मीरियों को मारने के लिए फिर आतंकी क्यों भेजता है? अमन जी, पिछले 30 साल से ये स्टोरी बारहा रिपीट होती जा रही है। पिछले 30 साल से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कामयाबियां मिल रही है, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही है। हमें देखना चाहिए कि अगर मिलिटेंसी यहाँ पे है, वो क्यों है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो हिंदुस्तान की हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इसका निचोड़ निकालती है कि क्यों हो रहा है, क्यों पाकिस्तान आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसका कोई कारण तो होगा ना। देखिए ना क्या किया जंगे और पहुंचा दिया ना, 72 रूपों के पास जहन्नुम पहुंचा दिया ना। जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। ये सोल्यूशन 30 साल से यही चल रहा है। इनकी आरती थोड़ी ना 30 साल से चल रहा है। 30 साल से हम पटाखे फटा जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे ना। हमने कामयाबी मिल गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो क्या करना चाहिए? है ना, आज देखिए जिन्होंने इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है, बताइए मुझे, बताइए क्या आतंकवाद के खिलाफ हमारी हिंदुस्तान की फोर्स ने कंट्रोल किया या नहीं किया? मुझे बताइए। पाकिस्तान किससे पड़ा है? बिट्टा साहब एक मिनट, हमारी फोर्सेज जवाब दे रही है। बिट्टा साहब एक मिनट, हाँ एक एक करके। बिट्टा साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। बिट्टा साहब एक मिनट। इफ्तिखार मिसगर साहब, जी जी मिसगर साहब का मसला नहीं है। मिसगर साहब, यही इलाज है ना पाकिस्तान के आतंकियों का, यही इलाज है ना। जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। अरे पाकिस्तान पे हमला बोलिए ना, तो जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे ना। बात नहीं चलती। वो कहां से आ रहे हैं? नाकाम कमजोरी किनकी है? कहां से आ रहे हैं? कहां पे लूप होल्स है आपके? कहां पे लीक हो रहा है?
आप मुझे बताएं, ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस को आप शह दीजिए जिन्होंने यहाँ पे काम कर दिया। अदरवाइज आप मुझे बताएं कहां से आ रहे हैं? नहीं, उन्हीं सेना सुरक्षा बलों पर तो आप लोग सवाल उठाते हैं। कहां से आ रहे हैं? इफ्तिखार मिसगर साहब, आज बताऊं मैं आपको, मिसगर साहब आज पता है क्या करना चाहिए आपको? आज मैं एक चीज बताऊं मिसगर साहब, एक मिनट सुनिए ना। आज सेना को सलाम नमन करने का दिन है, सेना सुरक्षा बलों को, वरना पाकिस्तान के आतंकी आपके घर में घुस जाएंगे, कश्मीरियों को मारेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी। सेना सुरक्षा बलों जिन पर आप लोग सवाल उठाते हैं ना, उनको नमन करिए, उनको सलाम करिए, उनको सैल्यूट करिए मिसगर साहब। सेना है तो आप हैं, सेना है तो मैं हूं। ये सरकार तो अमन जी, ये सरकार तो बोल रही थी कि 370 गया और कश्मीर में शांति, मजे ही मजे। कहां है वो मजे? तो कहां करने दिया? मार तो दिया नगरोटा में 4 के 4 ढेर, और क्या चाहते हैं? 4 के 4 आए थे, चारों को 72 उरों के पास भेज दिया, चारों जहन्नुम पहुंच गए हैं। अब जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। सर इतने सवाल ना, मैं आपको बताऊं मिसगर साहब, अगर इतने सवाल पूछने हैं ना, मैं आप ताल ठोक के एक बात बोलता हूं मिसगर साहब, इतने सवाल पूछते हैं ना अगर महबूबा मुफ्ती से, जिन्होंने कहा था कि बंदूकी तो उठाएंगे, आज बंदूक उठा ली। फारूक अब्दुल्ला से पूछते, जिन्होंने कहा था चीन हमारी मदद करे, हथियार मेड इन चाइनीज है, हथियार मेड इन चाइना है। फारूक अब्दुल्ला ने मदद मांगी, चाइना ने भेज दी, ये हथियार मेड इन चाइना है। महबूबा मुफ्ती ने बोला बंदूकी तो उठाएंगे, उठा ली। उनसे पूछिए सवाल। बीजेपी के साथ तो अच्छी थी ना, जब बीजेपी के साथ थी तो अच्छी थी ना अमन जी, जब बीजेपी के साथ बैठती थी तो अच्छी थी, जब फारूक साहब भारत माता की जय बोलते थे तो अच्छे थे ना। आज आप उन पे कोस रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन का बिगुल बजाया जो ये सरकार नहीं चाहती। मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनका नैरेटिव नहीं है। ठीक है इफ्तिखार मिसगर साहब, ये पॉलिटिकल डिबेट में आज नहीं कर रहा था। मेरे लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अगर गुप्कार गैंग है, मिसगर साहब एक मिनट सुनिए ना मिसगर साहब, आपको समझना होगा गुप्कार गैंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। संबित पात्रा, महबूबा मुफ्ती कहती है बंदूकी तो उठाएंगे, लीजिए उठा ली बंदूक। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन हमारी मदद करो, चीन ने भेज दिया हथियार, जो हथियार मिले हैं वो मेड इन चाइना है। संबित, देखिए अमन भाई, पहली बात तो है मैं जी न्यूज़ के व्यूअर्स से और आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा सा आज लेट से जुड़ा हूं, मगर फिर भी मैंने पूरे विषय को समझा है थोड़ी देर जो मैंने आपको सुना है। और ये कोई पहली बार का विषय नहीं है, ये विषय भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से ये कांटे की तरह जिस प्रकार हमारे दिलों में नश्तर बन के चुभो रहा है हम सबको, इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। देखिए अभी मैं मिसगर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे आर्टिकल 370 हटा दिया, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, आप जब डायग्नोसिस करते हैं, जब कैंसर किसी को होता है तो पहला विषय होता है आप उसको डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद परसों आप आज केमोथेरेपी शुरू करेंगे तो परसों कैंसर समाप्त नहीं हो जाएगा। आप केमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, आप सर्जरी करेंगे, ये सब करने के बाद कुछ समय के बाद वो व्यक्ति वीक होता है और फिर जाके वो कैंसर मुक्त होता है और फिर वो सबल व्यक्ति होकर खड़ा होता है। तो आतंकवाद जैसे इतने बड़े कैंसर से 3 दिन में मुक्ति नहीं होती है, ये प्रक्रिया आरंभ हो गया। मैं आज आपको खुल के कहता हूं और डायग्नोसिस देता हूं कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम में मेजॉरिटी कश्मीर के लोगों की नहीं, कश्मीर के नेताओं का जो एटीट्यूड है कि हम तो कश्मीर को सेग्रीगेटेड रखेंगे और अपने अलगाववाद की दुकान को चलाएंगे ताकि हमारी राजनीति और राजनीतिक रोटी चलती रहे। देखिए ये लड़ाई डेमोग्राफी की है। ये जो लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 कभी ना हटे, ये चाहते थे कि और चाहते हैं कि कश्मीर एक डेमोग्राफिकली एक तरफ झुका हुआ नजर आए और केवल इस्लामिस्ट, मैं इस्लामिक नहीं कह रहा हूं, इस्लामिस्ट व्यू ही सामने रखा जाए। याद करिए यही वो जी न्यूज है, हिंदुस्तान का एक जाना माना न्यूज चैनल, जिसके एक कार्यक्रम को आपने 3 भागों में बांट करके वहाबिज्म इन कश्मीर, कि इस प्रकार पाकिस्तान के रास्ते से वहाबिज्म यहां आके पनप रहा है, फैल रहा है। जो सूफी कश्मीर था उसको, सूफिज्म को समाप्त करके यहां पर कट्टर पंथ को भर रहा है। और मस्जिदों पर भी जिन मस्जिदों पर फेथ का दरवाजा होना चाहिए, जिस पर हमें
हमें भरोसा होना चाहिए उन मस्जिदों से जो ऐलान की जा रही है, वहां कैलेंडर लगे हुए हैं कि कब कब अटैक करना है, पत्थरबाजी कब कब होनी है। तो आप बताइए, उस कश्मीर में ये जो लोग आके यहां चिल्ला रहे हैं वो केवल डेमोग्राफिक डिविडेंड पाना चाहते हैं कि 68% मुस्लिम है, ये आप यहां जमीन बेचेंगे तो 2-4 हिंदू आ जाएंगे, तो यार ये तो कहीं हिंदू स्टेट ना बन जाए यहां पर, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डेमोग्राफी बिगड़ जाए। अरे भैया, ये हिंदू क्या मुसलमान क्या, ये तो इंडियन है। आप बताइए दूसरा टेक्निक। समित, इन्होंने थोड़ी ना आतंकी भेजे हैं, आतंकी तो पाकिस्तान ने भेजे हैं ना। आतंकी पाकिस्तान भेज क्यों रहा है? क्या चुनाव की वजह से, बैलेट की ताकत, चुनाव होने जा रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन, लोकतंत्र की बहाली, गणतंत्र, ये क्या वो बौखलाहट है क्या? उस पर आइए ना। ये आतंकी थोड़ी ना भेज रहे हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, आतंकी तो पाकिस्तान भेज रहा है ना, उसको टारगेट करिए। देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, और देखिए लगभग 10 सेकंड का एक डिले है, इसलिए आप समझिएगा कि मैं 10 सेकंड बाद आपकी बातों को सुन पाता हूं। देखिए, यहां पर MS बिट्टा साहब भी बैठे हैं और सुरक्षा के जानकार भी बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिएगा 1989 में जब पाकिस्तान ने पहली बार ऑपरेशन टोपाज, और जी न्यूज़ ने ही ऑपरेशन टोपाज के बारे में 9:30 बजे DNA में कार्यक्रम किया था, सुधीर चौधरी जी ने इस पे एक लंबा पूरा का पूरा खुलासा किया था। ऑपरेशन टोपाज क्या था? ऑपरेशन टोपाज था कि आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करते हुए, जिया उल हक उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करना है, जो युवक कश्मीर के हैं उनको दिग्भ्रमित करना है, उनको आतंकवाद में ले आना है, और उन्हीं के द्वारा किस प्रकार पाकिस्तान का जो एजेंडा है, हिटिंग फ्रॉम द बैक, लेट अस किल इंडिया, लेट अस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये 1000 कट्स बना करके इंडिया को मारने की जो साजिश ऑपरेशन टुपाक का था, वो आपके चैनल ने पहली बार हिंदुस्तान से अवगत कराया था, DNA में आपके चैनल ने दिखाया था। आप उसका एक्सेप्ट लाके फिर से दिखाइए ये ऑपरेशन टुपैच क्या था। और आज जो लोग आर्टिकल 370 को फिर से रीइंस्टेट करना चाहते हैं, वो दरअसल ऑपरेशन टुपैच के फेवर में खड़े हैं, जो जनरल जिया उल हक ने जो सामने का षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रचा था, उसके साथ खड़े हैं। अगर जी न्यूज़ सामने लगा हुआ है, ये 2 विंडो आप देखिए। SP वैद साहब, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा बंदूक तो उठाएंगे ही भाई, जब 370 हटाएंगे तो युवा बंदूक ही उठाएंगे, आज बंदूक उठा ली। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन हमारी मदद करे 370 हटाने में, आज जो बंदूक, जो असलहा मिला है, जो बारूद मिला है, जो हथियार मिले हैं, वो मेड इन चाइना है। SP वैद साहब, मतलब ये चुनाव की बौखलाहट, DDC इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली हो रही है, गणतंत्र की जीत हो रही है, इसलिए बौखलाहट है SP वैद साहब। उसके बाद सरफराज वानी में आपके पास आऊंगा। SP वैद साहब, बिल्कुल उसी की बौखलाहट है। एक्चुअली पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो अपनी जड़ें ना पकड़े। अब आने वाली DDC इलेक्शंस हैं, इनको बुखलाहट है कि ये अगर कामयाब हो गया तो हमारी हार हो गई। तो बेसिकली वही बुखलाहट है, और इनको इस वक्त हथियारों की किल्लत महसूस हो रही है, उसी के लिए सारे हथियार भेजे जा रहे हैं। और ये बड़ा कोई हादसा करना चाहते थे ताकि जो कैंडिडेट वहां खड़े होंगे उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किस तरह से विफल किया जाए, ये सारी साजिश उसी के लिए है। ISI और उनके जो आका वहां जो बैठे हैं मिलिटेंट्स के, उनका ये प्लान है। और मैं समझता हूं कि आज हमें उनको जिन्होंने ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जनरेट की और जिन्होंने ये ऑपरेशन क्लीनली एग्जीक्यूट किया बिना अपनी तरफ नुकसान के, उनको आज हमें सैल्यूट करना चाहिए। और बहुत अच्छी कार्रवाई, इससे बढ़िया संदेश पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता कि जो हथियार लेकर आएगा हमारे ऊपर, हमारे लोगों पर हमला करने के लिए, उसका यही हशर होगा। सरफराज वानी साहब, सैल्यूट करने का दिन सेना को, सुरक्षा बलों को सलाम नमन करने का दिन। सेना है तो आप हैं, सेना हो तो मैं हूं, और आप लोग सेना को ही टारगेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई सेना को टारगेट कर नहीं रहा है, हम सब सेना के साथ है, जो भी यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके साथ है। बट एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फंडामेंटल पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। जब 370 को मनसूख किया गया, व्हेन 370 वाज एब्रोगेटेड,
तो एक फंडामेंटल चेंज जम्मू कश्मीर में लाएगी। इसको 2 यूटीज़ में बांटा गया और अंडर यूनियन टेरिटरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस जो थी वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो जो भी यहाँ पे इस वक्त ये सिक्योरिटी फेलियर्स हो रहे हैं, आई विल कॉल देम सिक्योरिटी फेलियर्स, चाहे वो बीजेपी एक्टिविस्ट पे अटैक्स हो, चाहे वो कल पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो आज का अटैक हो, तो इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बिकॉज देयर इज़ नो स्टेट गवर्नमेंट राइट नाउ। दूसरी बात जिसे संबित पात्रा जी ने कहा कि 370 इस सब का लिंक है, मेरे हिसाब से इसको 370 के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज 370 वॉज देयर फ्रॉम 1947। तो जब से हमारा 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तब से 370 है। फ्रॉम 1950 टू 1990 यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं था। दिस 40 ईयर्स वी आर पीसफुल। तो जब इन 40 साल 370 और टेररिज्म का कोई लिंक नहीं, तो अब 370 को लिंक करना कहाँ की बात है? मैं 370 पे डिबेट नहीं कर रहा। फंडामेंटली आफ्टर 370 शुरू हो गया। मैंने 89 एग्जैक्टली कहा। मैं संबित पात्रा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि 370 इज ए लिंक। सरफराज वानी साहब एक मिनट सुनिए ना। इट्स नॉट अ क्लोज चैप्टर। 370 इज राइट नाउ सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट। खत्म, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, खत्म हो चुका है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 370 की बहाली की, और गुपकार गैंग के लोग कोशिश कर रहे हैं, वो खत्म हो चुका है। चीन से आप लोगों को आस हो सकती है कि चीन 370 की बहाली करेगा। मैंने पूछा ये आतंकी, ये सेना ना होती तो क्या होता, ये बताइए। सेना ना होती तो क्या होता, ये बताइए। जी मैं देखिए मैं अमन जी मैं बता रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कल को 1 साल बाद 2 साल बाद 370 को रेस्टोर करता है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को? सर मैं 370 पे डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ, क्यों खींच रहे हैं? 370 क्लोज चैप्टर है। मैं आतंकियों का जो एनकाउंटर हुआ है उस पर बात करिए ना। आप जस्टिफिकेशन है क्या 370 की वजह से आए थे आतंकी? देखिए मेरी ऑब्जेक्शन इस बात से 370 इज नॉट अ क्लोज चैप्टर। 370 सब जुडिस। आज की डिबेट 370 नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। वानी साहब आज की डिबेट आपको बताई नहीं गई है, आतंकियों का एनकाउंटर है। जो भी हम लिंक कर रहे हैं, क्यों लिंक कर रहे हैं? ये 370 बहाल करने के लिए आए थे गुपकार गैंग के बुलावे पर। मैंने उस पर भी बात की। मैं देखिए गुफकार गैंग बताना बंद कीजिए ना। देख कोई क्रिमिनल्स नहीं है। मैं हर बार हर एक शो में कहता हूं, उठाएंगे हम आपको गुपकार गैंग नहीं कहेंगे। राइट टर्म। ये 3 पूर्व मुख्यमंत्री है। महबूबा मुफ्ती कहती है बंदूकें तो उठाएंगे, है ये सब तिरंगे से वास्ता खत्म। इनको गैंग बोलना गलत बात है। चीन से मदद। देखिए 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को गैंग बोलना एक पूरी गलत बात है। गैंग मत बताइए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान में ये सब कर रहे हैं। तो गुफ्कार गैंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ गैंग। ठीक है, गैंग मत कहिए संबित। मुझे तो लगता है कि अगर साहब मुझे बोलने दे तो थोड़ा बोलिए। धन्यवाद। मुझे लगता है गैंग तो माइल्डर फॉर्म है। गैंग तो बहुत ही कर्टियस और बहुत माइल्डर फॉर्म है। देखिए अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री या कोई साधारण व्यक्ति भी कहता है कि हम तो चीन के बुलावे पर चीन की मदद लेकर हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करेंगे, हम आर्टिकल 370 फिर से वापस ले आएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कल एक चैनल में, अंग्रेजी चैनल में था, मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, उस चैनल में फारूक अब्दुल्ला भी थे। जब उनसे पूछा गया क्या आप चीन की जो मदद की बात कर रहे थे वो सही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए चीन तो ऑलरेडी अक्साई चीन ऑक्यूपाई करता है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, ऐसे में चीन का तो एक से है ही। तो आप बताइए चीन का से भारत की संविधान, भारत के पार्लियामेंट में कैसा होगा? ऐसे व्यक्ति को आप गैंग कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? नंबर 1 जो व्यक्ति कहता है पीओके क्या तुम्हारे, फारूक ने मदद मांगी, चीन ने मदद भेज दी है, हथियार मेड इन चाइना। ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव ये हथियार तो मेड इन चाइना, ये अरे वो ये सारे ये माँ बेटे भी मेड इन चाइना हैं। मैं तो चाइनीज गांधी कहता हूँ, ये सारे ऐसे ही मेड इन चाइना हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। मेड इन चाइना होता है वो जिसकी गारंटी नहीं होती है, इनमें से किसी का कोई गारंटी नहीं है। ये सब बोलते हैं कि हम देश के पक्ष में हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, ये देश के विपक्ष में ही है, देश के लिए सोचते ही नहीं है। मगर ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव आप देखिए, जो व्यक्ति कहता है पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, जरा छू के दिखाओ पीओके, पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है, तुम्हें छोड़ देगा क्या? उस आदमी को आप गैंग कहेंगे या उस आदमी को आप देशद्रोही कहेंगे? जो मैडम पूर्व मुख्यमंत्री हो सकती हैं, मगर वो अगर कहेंगे कि तिरंगे को हाथ लगाओ खून की नदियां बह जाएंगी, अगर वो कहेंगे कि मैं तो तिरंगे को फहराने ही नहीं दूंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आप उसको गैंग कहेंगे या आप उसको देशद्रोही कहेंगे? आप बताइए। हम पत्थर उठाएंगे और अल्लाह के नाम पे उठाएंगे और पत्थर चलाएंगे इस्लाम के नाम पे चलाएंगे, तो आप उसको गैंग कहेंगे या इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट कहेंगे? मैं तो इनको देशद्रोही, इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट कहूंगा। गैंग तो फिर भी, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत बड़े
हृदय के व्यक्ति हैं, इन्होंने इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मगर हम बिल्कुल सच कहना चाहेंगे ये देशद्रोही है। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं डिबेट आतंकियों पर कर रहा हूं, गुपकार गैंग कहां से आ रहा है बीच में? गुपकार और आतंकवादियों का क्या कनेक्शन भाई? मैं डिबेट आतंकियों पर कर रहा हूं, आतंकियों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। क्योंकि गुपकार भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है कि गुपकार इलेक्शन में क्यों आए। ये चाहते थे कि ये मानोपुली में इलेक्शन करें और बालादस्ती में अपने बेकार जितने भी इनके लोग बैठे उनको सत्ता में लाते। अब जो इनको कंपटीशन पड़ रहा है, जब गुपकार वाले बाइकाट कॉल न दे के इलेक्शन में आ गए तो इनको डर लग गया, ये टूट गए, बिखर गए हैं, तभी तो गैंग बन गया। अदरवाइज मुझे बताएं, ये भूल गए हैं क्या? गुजरात भूल गए? जो गुजरात में हुआ तब वो गैंगस्टर्स नहीं बने, तब वो डॉन्स नहीं बने जिन्होंने वहां पे कत्ल गारत किया। आज गुपकार ने कौन सा कत्ल गारत किया? झंडे का, जो बार बार झंडे का बोलते हैं, क्या आरएसएस ने कितना भ्रष्टाचार किया इस फ्लैग के साथ? आरएसएस से बढ़कर गद्दार तो है नहीं कोई जिन्होंने आजादी के इसमें जरा पर भी शमूलियत नहीं की। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैग की बेहरमती करी आरएसएस वालों ने। महबूबा मुफ्ती ने कौन सी बेहरमती करी? महबूबा मुफ्ती ने बोला कि मैं पहले अपना झंडा उठाऊंगी फिर ये झंडा उठाऊंगी। क्यों ना बोलेगी? हम देखिए, हम प्रिंसेसली स्टेट थे, हम कुछ गलत नहीं कहा महबूबा मुफ्ती ने। अपना झंडा लेके जुड़ गए हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान का झंडा। अच्छा, ये कंडीशन अप्लाई है, इंडियन फ्लैग, ये आपका कंडीशन अप्लाई वाला सम्मान है भारतीय तिरंगे के लिए। एक मिनट, इफ्तिखार, मैंने आपको नहीं टोका इफ्तिखार मिसगर, मैंने आपको नहीं टोका इफ्तिखार मिसगर। भारतीय तिरंगे का सम्मान नीचे कंडीशन अप्लाई है। आप भी महबूबा मुफ्ती के साथ है, आप भी तिरंगे का बहिष्कार करेंगे जब तक आपका झंडा वापस नहीं मिलेगा। ठीक, जिन्होंने बहिष्कार किया उनको तो आप स्वागत कर रहे हैं, उनका नहीं, जब तक मिसगर साहब, इफ्तिखार मिसगर सवाल का जवाब दीजिए। इफ्तिखार मिसगर सवाल का जवाब दीजिए। आपका झंडा नहीं तो तिरंगा नहीं, हाँ या ना? आपका झंडा नहीं तो तिरंगा नहीं, हाँ या ना? रिश्ता तो यही है ना, रिश्ता यही है। देखिए ना, तो तिरंगे से रिश्ता खत्म, तिरंगे से रिश्ता खत्म, तिरंगे से रिश्ता खत्म नहीं। मिसगर साहब, चलिए बढ़िया, मिसगर साहब, तिरंगे से रिश्ता खत्म क्योंकि 370 खत्म। क्यों खत्म है? 370 खत्म। दिल से चुना है, नहीं, हमने दिल से लाया है, हमने खून बहाया है, हमने हिंदुस्तान को चुना है। आरएसएस वालों ने इंडिया से बगावत करी है, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। ये तो 370 खत्म, 370 खत्म, आपका झंडा खत्म। अब बताइए, 370 खत्म। मिसगर साहब, ब्लैक और व्हाइट घुमाइए नहीं। 370 खत्म, आपका जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म। तिरंगे से रिश्ता है या नहीं है? होगा ही नहीं खत्म। तिरंगे से रिश्ता है, तिरंगा भी रहेगा। हो गया हमारा फ्लैग। अमन भाई, हो गया नहीं गया? आप कैसे कहते हो गया? आप कैसे कहते हो गया? अरे देखिए, कल बिहार में हलफ उठाया, आज स्कैंडलस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। ये लोग ज्यादा टाइम टिकने वाले नहीं है भाई साहब, जाने वाले लोग हैं, आने वाले आएंगे। ठीक है, वैसे ना ये चीजें बोलने से पहले ना, संबित पात्रा आप बोलिए, ये बोलने से पहले आप लोगों को अपना पासपोर्ट चेक करना चाहिए। वो इंडिया का पासपोर्ट है, आपकी जेब में जो करेंसी है वो इंडिया की है। इफ्तिखार मिसगर साहब, इंडिया का पासपोर्ट लेकर चलेंगे, इंडिया की करेंसी लेकर चलेंगे और कहेंगे इंडिया से नाता नहीं, तिरंगे से नाता नहीं। पासपोर्ट भी सरेंडर करिए फिर। आप लोग पासपोर्ट सरेंडर करिए फिर। आप लोग पासपोर्ट सरेंडर करिए फिर। तिरंगे से रिश्ता नहीं, पासपोर्ट लेकर चलेंगे। एमएस बिट्टा आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले संबित पात्रा, उसके बाद एमएस बिट्टा मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा पहले, अमन जी आ रहा हूं सरफराज वानी, पहले संबित पात्रा, उसके बाद एमएस बिट्टा। देखिए, इन्होंने अभी आरएसएस के विषय में बताया, इसलिए नहीं, इन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रहार किया, इसलिए मेरा आना अनिवार्य है। पहले तो इन्होंने कहा कि हम एजेंट थे, आरएसएस जो थी वो एजेंट थी अंग्रेजों की। इनसे पूछिए, ये शेख अब्दुल्ला साहब 11 साल, उस समय तो हमने 11 साल शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में नहीं रखा था। 11 साल शेख अब्दुल्ला साहब जेल में क्यों बंद थे? देशद्रोह के लिए किस पार्टी ने उन्हें जेल में बंद किया था? किस सरकार के साथ, कौन सी देश की किस सरकार के साथ सांठगांठ के लिए उनको 11 साल जेल में रखा गया? कांग्रेस ने रखा। आज जिसके साथ ये गैंग बना रहे हैं उसी कांग्रेस ने देशद्रोह के जुर्म में उनको 11 साल तक जेल में रखा था। नंबर 1 तो ये तो देशद्रोही है, कांग्रेस भी मानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि आरएसएस भ्रष्टाचारी है। देखिए, आप पता नहीं मिसगर साहब ने आरएसएस देखा है कि नहीं। जिन लोगों ने आरएसएस नहीं देखा है, मैं बताता हूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक भी अपने कपड़े खुद धोते हैं। एक आप जाके देखिए, संघ हेडक्वार्टर में एक कमरे में रहते हैं।
अपने परिवार, ना तो उनका कोई परिवार होता है, ये देश उनका परिवार होता है। प्रवास में जाते हैं, दूसरों के घरों में जो भोजन मिलता है वो भोजन करके खाते हैं, अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार क्या होता है। ये जो 3 परिवार है ना, जो गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और महबूबा परिवार, आप तीनों परिवार को जम्मू कश्मीर में देखिए, एक एक परिवार के पास खरब की संपत्ति है, एक खरब से भी कम ज्यादा की संपत्ति है। इनके बच्चे सारे विदेश में हैं। आसिया आंद्राबी के बच्चे को देखिए, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर बन के बैठा हुआ है, और यहां दूसरों के बच्चों को पत्थर बम इत्यादि पकड़ा करके बोल रहे तू पत्थरबाज बन जा, और अपने बच्चों को सब अमेरिका में, लंदन में सब सेटल करा के रखा हुआ है। वो होता है। और सारी ठेकेदारी, सीमेंट की ठेकेदारी इनकी, पेट्रोल पंप इनके, रोड की ठेकेदारी इनकी। ये आर्टिकल 370 जाने से इन तीनों परिवार का सारा ठेकेदारी चला गया है। तभी छाती पीट पीट के आर्टिकल 370 लाओ, हाय आर्टिकल 370 लाओ, इसीलिए रो रहे हैं। एमएस बिट्टा साहब, सेना को टारगेट किया जाता है, सुरक्षा बलों को गाली दी जाती है। सोचिए सेना सुरक्षा बल ना होते तो आज ये आतंकी इनके घर में घुसकर इन्हें मारते। इन्हें तो सलाम सैल्यूट नमन करना चाहिए सेना सुरक्षा बलों को, जिनकी वजह से इतना बड़ा टेरर, वरना एसपी वैद साहब कह रहे हैं ये लोग पुलवामा करने आए थे। देखो अमन जी, आज हमको आपने चुप करा दिया, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं कि हमारी बातों का ये जवाब दे दे। हम भी आज डिसिप्लिन में हैं क्योंकि आपने डिसिप्लिन में रखा। ये है मुफ्त खोर, हमारे खून पसीने का पैसा कई वर्षों से, टैक्स का पैसा यह कश्मीर में जाता था, ब्लैकमेल करके पैकेज लेते थे। आपके, हमारे, पात्रा जी, आम आदमी के, हिंदुस्तान के खून पसीने से, पैसे से पलते थे, पाला जाता था, पोछा जाता था। अब 370 धारा हट गई, अब इनकी दुकानदारियां बंद हो गई, बच्चे बदे। अरे चुप कीजिए, अब मैं बोला नहीं आपके, अरे चुप कीजिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में। आपकी दुकानदारियां बंद हो गई और आप चाइना से हथियार आए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, अरे मैं बोला बीच में, चुप कीजिए, अमन जी की बात बंद कराइए, मैं बोला नहीं, बात बंद कराइए, जानो हमें बोलने की ना दीजिए। अरे पाकिस्तान पे चलने वाले टटुओ हिंदुस्तान का अपमान करते हो, हिंदुस्तान के जवानों की शहादतों का अपमान करते हो, आप हिंदुस्तान के जवानों के साथ बड़बड़ा करते हो, रोज ठोकेंगे आपको वहां पे। सबसे बड़ा ये है जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला, मिसगर साहब नहीं समझ आ रहा, चाइना की मदद के लिए हथियार कहां से आए? चाइना से हथियार आए। से बिट्टा साहब आप बोलिए, चाइना से हथियार आए। बिट्टा साहब आप बोलिए, फिर मिसगर साहब आप बोलिएगा, ऐसे समझ नहीं आता है और ओवरलैप होता है ऑडियो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिट्टा साहब, मिसगर साहब नाम लूं तब बोलिए। बोलिए बिट्टा साहब, आप बोलिए, बोलिए। आपने चुप कराया, मैं तो चुप रहा। इन्होंने आप बोलिए। देखो चाइना के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला? यही बोला कि चाइना की हम मदद लेंगे। और हथियार कहां से आए? चाइना से आए। मैं आपको स्पष्ट कह दूं अमन जी, ये पूरी इनकी प्लानिंग है, ये पूरी अंदर से तैयारी है इनकी, चाइना के साथ, इनकी पाकिस्तान के साथ। ये कश्मीर को दोबारा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये कहते हैं वहां चुनाव ना हो। और इनको मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हम बीजेपी में नहीं है। पात्रा जी जवाब देंगे। जो मेरा राजनीति का अनुभव, जो आतंकवाद के ऊपर अनुभव, वो अकेला है। वो कुछ भी हो प्रथम राष्ट्र के लिए, जब चाइना के बॉर्डर पे खड़े होकर छाती ठाड़ के खड़े हो जाते, अरे आप चीज क्या है? जब उसका दिमाग खराब हुआ ना ठीक करने के लिए, वो ठीक करना भी जानता और आपको ठीक किया। गलतफहमी में मत रहना। मैं ये चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर का विकास करें, वहां के युवाओं को आगे लेके आए, वहां युवाओं को आगे नई नौकरियां मिले, अपनी दुकानदारियां बंद करें। पंजाब में भी तो दुकानदारी चली थी खालिस्तान की। मुझे कहते थे बिट्टा चुनाव लड़ेगा, बम्बों से उड़ा देंगे, वोट डालने जाएगा, हाथ काट देंगे, बाइकाट करेंगे। किया बाइकाट, हमने चुनाव लड़ा, हम जीते, पंजाब में अमन शांति आया। तो कोई बात नहीं, अगर बाइकाट भी करोगे तो ये थोड़ा चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र आया है और लोकतंत्र चुनाव के बाद मुकम्मल और आएगा। और आपकी दुकानदारियां, आपकी मुफ्तखोरी जो पैकेज आते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने बंद कर दिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर है। मुझे बताइए, एक भी पत्थर अब जवान के ऊपर चला? अमन जी मुझे बताइए, क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? मुझे बताइए। रोज जवान जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते ठोकते हैं। और महबूबा मुफ्ती क्या कहती है? नौजवान बंदूक उठाएंगे। अरे बंदूक उठाएंगे तो उनको ठोकेंगे भी, और अगर कोई हाथ खड़ा करके आएगा उसको छोड़ेंगे। सरफराज वानी जी, बहुत ईमानदारी से सवाल, महज इत्तेफाक था कि कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवा बंदूक उठाएंगे, आज उठा ली। ये महज इत्तेफाक है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन मदद करो,
शायद संभवतः मदद भेज दी हथियार चीन के। ये संयोग है, इत्तेफाक है, या कोई कनेक्शन आप देखते हैं सरफराज वानी? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा हम सब लोग और बीजेपी ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रहा है। द प्रोपेगेंडा की जो ये लोग हैं यही सब चीज़ की जड़ है। गुफ्कार पीपल जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जम्मू एंड कश्मीर के, 3 पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की है, जिनकी एक बेस है जम्मू एंड कश्मीर में, वो सब बना के एक ग्रुप, एक अलायंस बन चुका है। तो उसको इस सब के लिए लिंक करना मेरे को नहीं लगता है सही बात है। सरफराज भाई एक सवाल अगर मैं पूछ सकूं आपसे, टेररिज्म का सरफराज भाई एक सवाल, कोई कनेक्शन है नहीं। देखिए मैं पूरा कंप्लीट एक बीच में आप ही बोलिएगा, बस बीच में एक सवाल। देखिए कुछ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है काफी, कुछ तिरंगे का जो करे तिरंगे का बहिष्कार। एक मिनट वानी साहब, तिरंगे का बहिष्कार करके संवैधानिक लेजिटिमेट अलायंस कैसे? आना चाहता हूँ संविधान मतलब तिरंगे का बहिष्कार, लेकिन हमारा गठबंधन वैध संविधान कैसे? अमन जी हाँ जी अमन जी, मैं इससे पहले भी कई चैनल्स पे ये पॉइंट बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, एक एडवोकेट हूँ। हमारे यहाँ एक कानून है जो डील करता है कि ऑनर ऑफ नेशनल फ्लैग और ऑनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो कानून है नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अमन जी, ये कानून सेक्शन 2 में बोलता है कि कहाँ पे फ्लैग की इंसल्ट होगी, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट होगी, और ये उसको क्रिमिनल करार देता है। अंडर एक्सप्लेनेशन क्लॉज अमन जी, ये कानून बोलता है दैट इफ यू सीक एन अमेंडमेंट, if you are doing anything which seems insulting to constitution but you seek an amendment of the constitution, that shall not be criminal। अमन जी ये वानी साहब, क्रिमिनल नहीं होगा तो आप भी तिरंगे का बहिष्कार करेंगे। डिस्पेक्ट हुआ है, क्रिमिनल नहीं होगा तो तिरंगे का बहिष्कार बढ़िया। तो एक क्रिमिनल है नहीं ना वानी साहब। अच्छा क्रिमिनल नहीं है तो तिरंगे को लात मारेंगे, तिरंगे का बहिष्कार करेंगे। क्रिमिनल है नहीं। जब महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का बहिष्कार किया, तिरंगे का बहिष्कार किया, महबूबा मुफ्ती ने गुप्कार गैंग ने तिरंगे का बहिष्कार किया। अरे अमन भाई, हाँ किया, वही अमन जी वही जवाब दे रहा हूँ। अमन भाई वही जवाब दे रहा हूँ। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अगस्त 5th पोजीशन वापस चाहती हूँ, शी इनडायरेक्टली मेंट शी वांट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो तिरंगे का बहिष्कार कहां से हुआ? तो मैं आपको कानून की बात बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे झंडे से तिरंगे से मेरा रिश्ता, मेरा झंडा नहीं, तिरंगे से रिश्ता खत्म। तो तिरंगे से रिश्ता खत्म। देखिए 1950 से छोड़िए ना, कहाँ ये इतिहास पढ़ाई कहाँ पहुंच रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए। मेरा झंडा नहीं तो तिरंगे से रिश्ता नहीं, मेरा झंडा नहीं तो तिरंगे से रिश्ता नहीं। देखिए इंस्ट्रूमेंट नहीं, कानून ना पढ़ाई। देखिए महबूबा मुफ्ती ने कहा मेरा झंडा नहीं तो तिरंगे से रिश्ता नहीं। आप फिर मेरे को वही तो आप फिर मेरे को 370 पे ला रहे हैं, क्योंकि 370 इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। अच्छा 370 नहीं तो तिरंगे से रिश्ता नहीं, उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना, आप लोग क्लियर करते हैं। आपकी लॉयल्टी है 370 है तो तिरंगे से रिश्ता है, 370 नहीं तो तिरंगे से रिश्ता नहीं। बात खत्म। मैंने ऐसा नहीं बोला। एसपी वैद साहब, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। 370 हमको हिंदुस्तान ने दिया। नहीं, अब वो नहीं मिलने वाला, खत्म, छोड़ दीजिए ना, रोना धोना बंद करिए, खत्म हो गया। पाकिस्तान भी नहीं मदद करेगा, पाकिस्तान मदद करेगा, यही हाल होगा उसका। 4 के 4 मार दिए, जितने भेजेगा उतने मारेंगे। चीन मदद करने नहीं वाला है, आप लोगों को पता है। 370 भूल जाइए, रोना धोना बंद करिए। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद एसपी वैद, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम तो सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रहे हैं। अच्छा तिरंगे का बहिष्कार करके सुप्रीम कोर्ट से मदद। संबित पात्रा आप, उसके बाद एसपी वैद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है संबित पात्रा। देखिए मैं आपको कानूनी पोजीशन बता चुका हूं, मैं आपको ठीक है बता दिया। मुझे तो कभी-कभी समझ में नहीं आता, ये जरा शांत हो जाए। मुझे तो कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि हम ये डिबेट कर क्या रहे होते हैं। मतलब ये इन्होंने तिरंगा का अपमान किया कि नहीं, उसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारा पैराग्राफ गटर पटर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिसने कहा कि भैया तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, जो तिरंगा उठाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, और मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक कि आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होगा। और पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? मैं आर्टिकल 370 चीन के समर्थन से वापस ले आऊंगा। तो इसमें तो देशद्रोह की बू है। इसमें किस प्रकार इतना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन समझना, उसको अंग्रेजी में यहां बैठ के कोट करना, इतनी तो आवश्यकता ही नहीं है। ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, उसके लिए इतना डिबेट करने की क्या आवश्यकता है? पहली बात। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि एक कंडीशन है, हम अगर ये कंडीशन
नहीं तो अभी बंद थे, अभी इनको बाहर लाया गया है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं। अभी अगर इसी प्रकार गिटर पिटर करते रहेंगे तो फिर बंद हो जाएंगे। आप क्यों सोच रहे बंद नहीं होंगे? अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आप बिल्कुल देखिए, ये मोदी जी की सरकार है, ये भारत में एक चेंज्ड रेजीम है। प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये आप इसको ग्रांटेड, आप देखिए, आप याद करिए, हमने सरकार महबूबा मुफ्ती जी के साथ इसलिए बनाई थी क्योंकि एक इन्फ्लिक्टेड मैंडेट था, सरकार कोई बना ही नहीं सकता था, इसलिए हमने बनाई। उन्होंने आर्टिकल 370 के फेवर में बयान दिया, आतंकवादियों के हमने मारा तो बुरहान वानी के फेवर में बयान दिया, हमें सत्ता का कोई नशा नहीं था, हमने छोड़ दिया और उनको हमने गिरफ्तार करके 1 साल भी रखा। आगे जरूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एसपी वैद, कंक्लूडिंग कमेंट। कश्मीर में शांति, कश्मीर में अमन चैन, कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, कश्मीर में गणतंत्र, इसीलिए बौखलाहट। बिल्कुल अमन जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें नहीं भूलना चाहिए 1947 में 47 में जब पाकिस्तान से रेडर्स आए और उनकी आर्मी सिविल कपड़ों में अंदर घुसी, जब हिंदुस्तान की आर्मी और यहाँ नहीं लैंड की थी और पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी, तो क्या हालत हुई थी। हजारों लड़कियों के रेप हुए, बारामूला श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स तक उन्होंने कब्जा किया, हजारों लोगों को कत्ल किया, लूट मार की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री ना हो तो ये हाशर होगा हमारे लोगों का कश्मीर वैली में और बाकी जगहों में, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं, उनको सिर्फ कश्मीर की धरती से लगाव है, उनके लोगों से नहीं, और वो उनका वही हाशर करेंगे जो 47 में हुआ था। ये हर एक कश्मीर के आदमी को पहचानना चाहिए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान की सांठगांठ सारी दुनिया में मालूम है। अब इसको बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि चाइना से इलीगल हथियार आते हैं और पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद साहब, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा आपका, बिट्टा साहब आपका, सरफराज वानी और इफ्तिखार मिस्कर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेना है तो हम हैं, सेना थी, सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो आतंकवादी हमला टल गया। वरना सोचिए, पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है लेकिन आतंकी भेजकर कश्मीरियों को ही मरवाता है। ये सवाल उन अलगाववादियों से पूछने की जरूरत है जो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ताल ठोक के देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.